नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। और आज यही एक शब्द है जो हर जुबान पर है, सत्ता। 2024 की सत्ता जिसका जनादेश आ चुका है और इन नतीजों ने आज देश के बहुत सारे लोगों को सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे टर्न हैं और ऐसे ऐसे खेल हैं जिस पर हमने आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता के नंबर गेम वाले प्योर पॉलिटिकल कुंजी तैयार की है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर बीजेपी का पूर्ण सत्ता वाला गणित बिगड़ कहां पर गया है। आखिर कैसे यूपी के दो लड़कों की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई है और एनडीए के बहुमत वाली मास्टर की का एन फैक्टर क्या है। हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले आपको इन नतीजों की 10 बड़ी बातें बता देते हैं। पहली और सबसे जरूरी खबर, 10 साल के बाद किसी एक दल को केंद्र में बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। दूसरा पॉइंट, देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन सकती है। हालांकि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से दूर है, लेकिन नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। वैसे अभी भी दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सत्ता का गेम चेंजर कहा जा रहा है और वो नाम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन इसकी वजह क्या है यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। इन नतीजों में एक और पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो है कांग्रेस, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस को 47 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि कैसे यूपी और महाराष्ट्र ने बीजेपी की पूर्ण सत्ता वाले सपने पर चोट की है। इसके अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और उम्मीदें कैसे क्रैश हो गई हैं। इन नतीजों की एक और बड़ी बात है, देश के 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, जबकि कांग्रेस 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई है। इसके अलावा यूपी के दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी भी हिट साबित हुई है। लेकिन इन सबके बीच में सत्ता का फोन ऑफ फ्रेंड राउंड शुरू हो गया है। नेताओं में बातचीत और बधाई का दौर चल रहा है, लेकिन इन फोन कॉल्स में संदेश के साथ बहुत सारे संकेत भी छिपे हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की आज तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत हुई है और पीएम ने आंध्रा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी चंद्रबाबू नायडू को फोन किया है और जीत की शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा फोन ऑफ फ्रेंड वाली ये बातचीत अमित शाह और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान में भी हुई है, जिनका बिहार में इन चुनावी नतीजों में 100% का स्ट्राइक रेट है। साथ ही अमित शाह और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जितिन राम मांझी ने भी फोन पर बातचीत की है। एक और फोन कॉल जिसे लेकर बहुत सारे दावे हैं और ये फोन कॉल है शरद पवार और नीतीश कुमार के बीच। दावा है कि चुनावी नतीजों के बीच पवार और नीतीश में भी फोन ऑफ फ्रेंड हो गया है, लेकिन खुद शरद पवार ने इन दावों से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक फोन कॉल अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच भी हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को जीत की ढेर सारी बधाइयां दी हैं, लेकिन बधाई के साथ साथ नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। इस बार सबसे पहले हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। ये न्यूज रील जो है जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो जीत का जश्न है ये बल्कि कैंपेनिंग का जश्न अब जीत के जश्न में तब्दील हो रहा है। ऊपर के आंकड़े देखिए, 293 -59 इन रेड, -59 इंडिया, 232 -113 अदर्स 18 -54। यानी कि ये मामला जो है अब पूरी तरीके से टिल्टेड यहां पर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। 10 साल के बाद परफॉर्मेंस, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट है? क्या ये बेरोजगारी की वजह से हुआ है जिसको लेकर क्लेम किया जा रहा था? क्या ये संविधान बदलने की जो बात कही जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, जो उनका एक तरीके से स्लोगन बन गया था, वॉर क्राई बन गया था, उसकी वजह से हुआ है? ये वो सवाल है जिनके जवाब, जिनके ऊपर समीक्षा, इंट्रोस्पेक्शन बीजेपी ने करना शुरू कर दिया। लेकिन यूपी में जो हुआ वो चिंताजनक है। नंबर्स देखिए, 37 और 42। फिर इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बहुत चिंताजनक, संदेश खाली काम नहीं किया, 12 और 29 टीएमसी। ये देखिए उत्तराखंड में क्लीन स्वीप हुई है, जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको चेंज करिए जरा यहां पर ये देखिए, बिहार एनडीए 30 इंडिया 9, असम में 11 और 3, असम में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये देखिए अभिषेक ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है, लेकिन बयान आने शुरू हो गए हैं। ये न्यूज रील देखिए। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने
2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। चुनाव में एक चीज और देख रहा हूं मैं कि ये ईवीएम जो है इस कुनबे की कुटाई और पिटाई से बचने वाली है। ये हारेंगे तो, लेकिन इनकी जितनी वोट जनता ने दिया वो दिखाई पड़ रहा है। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है 5वीं बार लगातार जिताने का, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो प्रधानमंत्री उनका होगा, ये देश की इच्छा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो परिणाम आएंगे हम हमेशा उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमें जो स्लोगन था तीसरी बार मोदी सरकार। वैसे तो अब तक के आंकड़ों में एनडीए को बहुमत है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत से बहुत दूर है। ऐसे में एनडीए के दो पार्टनर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता की चाबी कही जा सकती है। यह सत्ता का डबल इन फैक्टर है, यानी नायडू और नीतीश फैक्टर। इसे आप ऐसे समझिए कि एनडीए को अब तक के आंकड़ों में 292 सीटें मिली हैं। इसमें बीजेपी को 244 सीट, टीडीपी 16, जेडीयू 12। अगर 292 में से टीडीपी 16 और जेडीयू की 12 सीटों को हटा दे तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाता है। इनके पास सिर्फ 264 सीटें बच जाती हैं। सिर्फ टीडीपी अपने 16 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए 276 सीटों के साथ मामूली बहुमत के पास आकर रुक जाएगा, या सिर्फ जेडीयू अपने 12 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए 280 सीटों पर अटक जाएगा। दोनों ही स्थिति में सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, लेकिन संकट बरकरार रहेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों के पास है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में से कोई इधर से उधर हुआ तो भी एनडीए सत्ता में तो रहेगी, लेकिन अगर मगर की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अगर दोनों हटे तो सत्ता वाले सपने पर आशंका वाले काले बादल मंडराने लगेंगे। और इंडिया गठबंधन इस वक्त इसी कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की पार्टी की तरफ से साफ हो गया है कि वो एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मैं इस जीत का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे गठबंधन के तमाम घटक दलों, उनके नेताओं को इसका श्रेय जाता है। इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। उसमें फैसला होगा कि क्या किसी और को जो हमारे गठबंधन में नहीं थे उन्हें कोई न्योता दिया जाए, उन्हें कोई पद दिया जाए। जैसे नीतीश कुमार जी है, जैसे चंद्रबाबू नायडू है, और कोई लोग हो सकते हैं। राजनीति में कुछ भी संभव, कोई सबसे बात करते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी निर्भरता नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू पे है। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहें। नीतीश कुमार जी ने यह साबित कर दिया है बिहार के अंदर में कि उनके साथ जो रहेंगे उनका पलड़ा भारी रहेगा।
साथ में रहे हैं, अलग भी रहे हैं। उनसे वैचारिकी का विरोध हो सकता है कि कुछ मामले को लेकर के, लेकिन उस व्यक्ति का थोड़ा ही विरोध है। अभिभावक मानते हैं तेजस्वी जी, और नीतीश जी के साथ तो कांग्रेस नेतृत्व का संपर्क रहा ही है। नीतीश कुमार जी और कुछ कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां को अनुकूल ही लगेगा। कुछ भी हो सकता है, नए अलाइनमेंट बन सकते हैं, नए समीकरण बन सकते हैं। कांग्रेस सोचे कि हमारे नेता ने आकार देने का काम किया था इंडिया गठबंधन को। जब हमारे नेता ने छोड़ दिया, वो लोग सोच परिवारवाद से अलग निकल सकते हैं, तो हमारे नेता जो है परिवारवाद के खिलाफ में रहते हैं। सत्ता की चाबी भले ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास है, लेकिन आज के नतीजे से कांग्रेस बहुत खुश है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राहुल गांधी काफी आश्वस्त दिखे, लेकिन आज भी उनकी बातों में और सियासी हमलों में तीखापन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक बार फिर संविधान लेकर पहुंचे थे और उन्होंने फिर से साफ किया कि संविधान बचाने की लड़ाई थी। लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ भी थी। उन्होंने ये भी कहा कि आगे की रणनीति पर भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, पहले इंडिया की बैठक होगी, फिर आगे के प्लान बनाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। और अब सत्ता में बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसको लेकर कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। आज के चुनाव परिणामों में भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिला। एनडीए के 400 पार वाले विजय रथ की राह में सबसे बड़ी बाधा या फिर सीटों का नुकसान कहें तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। मतलब ये कि आज का दिन यूपी के 2 लड़कों के नाम रहा, क्योंकि यूपी में 2 लड़कों की सियासी पिक्चर हिट हो गई, वो भी जनमत वाले बॉक्स ऑफिस पर।
फिर इतना ही नहीं, दोनों लड़कों के लिए वोटों का कलेक्शन भी बम्पर रहा है, जो नतीजों में साफ साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने कई साल बाद यूपी में शानदार प्रदर्शन किया है। 7 सीटों पर कांग्रेस की जीत दिख रही है। इससे भी ज्यादा सीटों का कलेक्शन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें थीं, जबकि इस बार अब तक के आंकड़ों के हिसाब से ये समाजवादी पार्टी 32 सीटों के फायदे के साथ 37 सीटों पर जीत रही है। जाहिर है, जब 2 लड़कों की फिल्म हिट हो गई है तो फिर नुकसान बीजेपी को हुआ है। इसे भी आंकड़ों से समझाते हैं। साल 2019 में यूपी में बीजेपी के पास 62 सीटें थी। इस बार अब तक के चुनाव परिणाम के हिसाब से बीजेपी को बड़ा नुकसान दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 62 सीटें थी। इस बार बीजेपी 33 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि आखिर यूपी के लड़कों की फिल्म के हिट होने के पीछे की कहानी क्या है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को भारी पड़ रहे हैं? आरक्षण एक बड़ा फैक्टर है। अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया, जो असरदार साबित हुआ। पीडीए यानी पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। इस नारे के जरिए उन्होंने पीड़ितों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश की और इसका असर भी देखने को मिला है। इसी तरह रोजगार के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा। इसके अलावा पेपर लीक, अग्निवीर, संविधान बदलने वाली बात को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसी तरह राहुल गांधी ने भी जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को साथ में लाने में वो कामयाब रहे। इसके अलावा राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा भी किया। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था। माना जा रहा है कि ये वादा भी सियासी तौर पर फायदेमंद रहा। डेटा मुशाई के पास मैं इन दोनों जो यूपी के लड़के हैं, इनके परफॉर्मेंस को लेकर आने वाला हूं और मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आने वाला हूं। अब जब जनादेश आ चुका है तो यूपी में किस तरह का सियासी माहौल है, ये अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले डेटा मुशाई के पास हम चलेंगे। डेटा मुशाई, जरा यूपी की बात करें, किस तरीके से चीजें बदली, क्या चेंज हुआ, ये आप हमें दिखा चुके हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए डेटा मुशाई, ये जो डेटा आपके सामने है, क्या ये समझा जाए कि जो मायावती जी का वोट बैंक था वो पूरी तरीके से अखिलेश के लिए, कांग्रेस के लिए शिफ्ट कर गया? एक डेटा करता हूं सर। ठीक है। तो यूपी का कितना सीट में, और मुझे एससी वोट बैंक भी बताइए। यूपी का जो मायावती का पूछ रहे, यूपी का कितना सीट में 20% से ज्यादा एससी वोट है? ऐसा कितना सीट है सर? 44 जी। ये जो नंबर दिख रहा है 44 जी। अब ये मैप देख लीजिए और ये मैप पहले देखिए, जस्ट वॉच द मैप। ठीक है, ये था 2019 पूरा सैफ्रॉन, ये बेल्ट में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सीट था, ऊपर का 2। ठीक है, सीट टैली एक बार देख लेते हैं। फिर भी आप देखेंगे इंडिया का 44 सीट्स में 1 सीट आया था। ठीक है, और अदर्स, मतलब तब एसपी वीएसपी अदर्स में था, तो इंडिया प्लस और 11 सीट्स था, आप समझ लीजिए। अभी 30 और एक नागीना सीट में जो चंद्रशेखर आजाद, मतलब आप एक्चुअली 31 पकड़ सकते हैं। इंडिया का ड्रॉप देखिए 33 से क्या हुआ ये दादा? वोट शेयर देख लीजिए, वोट शेयर पूरा सर, पूरा स्टोरी देख लीजिए। बीजेपी का ये सीटों में जहां पर एससी, यूपी का एससी 20% से ज्यादा है, ड्रॉप 6%, और इंडिया का वोट शेयर 7 to 44.6। मतलब जो एससी सीट, जो एससी बहुल सीट है, उसमें ये जो इंडिया अलायंस है, ये देखिए 4% वोट से ऑलमोस्ट आ गया। ये बीजेपी के लिए वार्निंग बेल से दादा। और ये देखिए ट्रेंड आप हरियाणा में भी देखेंगे, ये ट्रेंड आप राजस्थान में भी देखेंगे, तो ये एक ट्रेंड बन रहा है। आप जो एक बार, मैं हमारे जो रील है वो आ गई है, तैयार हो गई दादा। एक बार मुस्लिम पॉपुलेशन का भी बता दीजिए यूपी में। यूपी में, अच्छा एक मिनट, यूपी में चला जाता हूँ। यूपी में देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन ये रहा 20 to 40%, मतलब जी कितना सीट है जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। अभी देखिए सर कितना सीट है, 27, 19% ओवरऑल पॉपुलेशन। बीजेपी ने उतना खराब परफॉर्म नहीं किया। नहीं, वो देखिए, वो ऑलवेज एक रीजन रहता है। अब इंडिया क्या हुआ, 20 से 14। हाँ। इंडिया मतलब ये आप ये 7 समझ गया। हाँ। तो 7 से 13 हुआ। जब मुस्लिम रहता है एक काउंटर पोलराइजेशन होता ही है। ठीक है, तो अब वोट शेयर में भी देखेंगे। देखिए ये जो सीट है, अब क्या एससी रिजर्व, एससी जो सीट है उसमें क्या वोट शेयर में इंडिया अलायंस 4% वोट से आगे था। लेकिन मुस्लिम सीट जहां पर 20% से ज्यादा, उधर देखिए अभी भी इंडिया आगे है।
आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। मैं इसी कैमरे से यहाँ पर चेतन के साथ सीधे चलिए, हमारी ये रील देखिए और फिर आप मुझे बताइए कि ये डेटा जो आप देख रहे हैं इसको जरा कोरिलेट करके देखिए। हमारी नैतिक जीत है और मोदी जी की नैतिक हार है। कारण ये है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने यहाँ कहा कि 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, कितना हजार करोड़ रुपया खर्चा कर दिया और यहाँ की जनता ने उनको नहकार दिया। यूपी के अंदर देखिए जिस तरह के परिणाम आए हैं और जिस तरह से समर्थन एनडीए अपने आप को, भाजपा अपने आप को साबित करने की कोशिश करती थी, सबसे बड़ी हार तो इनकी यूपी के अंदर हुई है। परिणाम जो है हमारे आशा के अनुकूल नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं। सरकार बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि इस बार हमको वो वोट मिल रहा है जो समाजवादी पार्टी को पिछले 20-25 साल में नहीं मिला, और इसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। ठीक है, ये उन्हीं को समर्पित है। अगर जीतते, अभी तो काउंटिंग चल रही है वैसे। लेकिन यूपी में एक सबसे बड़ा फैक्टर जो कि अभी आपको हम दिखाने वाले हैं वो है अयोध्या को लेकर। क्या हुआ अयोध्या को लेकर, ये भी जानने की जरूरत है। ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आइए जरा कुछ डेटा मंचिंग करते हैं। सीधे दिखाइए हमारे दर्शकों को, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये है राम सर्किट। प्रभु श्री राम जहां जहां से गए थे वहां की परफॉर्मेंस। ये है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि आपको याद होगा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 12 स्टेट से निकले थे, करीब 4080 किलोमीटर ट्रैवल किया, 150 दिन। और ये है राहुल की भारत न्याय यात्रा। भारत न्याय यात्रा में उन्होंने 14 स्टेट्स कवर किए, यहां पर उन्होंने 12 स्टेट्स कवर किए थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आप देख सकते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट है यहां पर। लेकिन इसका मुकाबला इससे क्यों हम कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ये है राम सर्किट। राम सर्किट अगर बात की जाए, प्रभु श्री राम कहां कहां से गए थे, क्योंकि राम एक भावना का विषय है, ये बीजेपी कहती थी, अब उनको समझ में आ गया ये भावना का विषय है, शायद वोट का नहीं। क्यों, आंकड़े बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। एनडीए 36, इंडिया 44। राम सर्किट एनडीए 36, इंडिया 44, अदर्स 2, 10 राज्य हैं 82। अब यहां पर आइए, 14 राज्य, 14 राज्य। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 14 या 12, खैर चलिए, सीट 64 है। एनडीए की परफॉर्मेंस 32, इंडिया 31। मत भूलिए, क्योंकि ये वो है जहां से तेलंगाना में इनको फायदा पहुंचा था विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए। लेकिन अब एनडीए 32, इंडिया 31, अदर्स 1। राम सर्किट में नुकसान पहुंचा है, यहां पर भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, सिर्फ 1 का गेन है। अब ये जो है इनका लेटर हाफ में जो इन्होंने किया था राहुल गांधी ने, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसमें देखिए, इसमें इनको फायदा हुआ है। किसको? 90 सीट्स हैं, 15 राज्य हैं, एनडीए 50, इंडिया 38, क्योंकि ये वो वाली बेल्ट है जहां पर कुछ इलाकों में इन्होंने क्लीन स्वीप किया है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, ये क्लीन स्वीप किया गया है यहां पर कुछ इलाकों में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बीजेपी की तरफ से। ये अपने आप में बता रहा है कि आखिर कितना इंपैक्ट किसका रहा। यूपी में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद एक मीटिंग होती है प्रियंका गांधी के घर पर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद प्रियंका ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि कल शाम 6 बजे इंडिया की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस सांसदों को दिल्ली आने के लिए निर्देश।
जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दिल्ली आने का निर्देश। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत, ये बताइए क्या होगा कल, क्या है एजेंडे में? और देखिए, बार बार राहुल गांधी और खड़गे से पूछा गया कि आप सरकार बनाने की क्या कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वो संपर्क करेंगे, विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन खुलकर अभी कोई पत्ता नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इंडिया गठबंधन के तहत उसने चुनाव लड़ा है। ऐसे में कोई भी बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सबको यही पता रहे कि इंडिया गठबंधन में जो भी चर्चा हो जाए, उसमें जो फैसला हो उसके बाद कोई फैसला किया जाए, अकेले कोई फैसला ना किया जाए। तो अब अंदर खाने आप कह सकते हैं फोन पर बातचीत चालू हो गई है। आज देर रात और कल सुबह तक इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली पहुंचेंगे। कल शाम को 6 बजे के करीब बैठक दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होने वाली है। और कांग्रेस के अगर आप बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बेटे रेहान और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद यहाँ से जा चुके हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ से जा चुके हैं और अब कार्यकर्ता जो ढोल ताशे नगाड़े और डांस वगैरह करने के बाद अब थोड़ा रिलैक्स हैं। लेकिन फिर भी एक खास कार्यकर्ता आप देखिए बाहुबली का रूप लेकर के आए हैं राहुल गांधी का, तो वो अभी यहाँ पर तैनात हैं, मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि भले ही उसको बहुमत ना मिला हो इंडिया गठबंधन को, लेकिन बीजेपी को बहुमत पर पहुंचने से रोकना ही उसके लिए बड़ी उपलब्धि है। कुमार विक्रांत मेरे साथ बने हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, बहुत कुछ अभी आपसे बताना बाकी है, लेकिन ये आंकड़े लास्ट मोमेंट तक भी चेंज होते जा रहे हैं। देखिए जरा आप, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वैसे तो यूपी में बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट की हो रही है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोट से हरा दिया। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया है। बड़ी खबर, भारत के इतिहास में अभूतपूर्व पल, प्रधानमंत्री ने कहा। स्नेह आशीर्वाद के लिए परिवारजनों को नमन। नई ऊर्जा, उमंग, संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। देश ने एनडीए पर तीसरी बार विश्वास जताया। भारत के इतिहास में अभूतपूर्व पल। अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, ये अभी अभी प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान, ये जो हम दिखा रहे हैं, क्या जानकारी आ रही है? एक एक चीज बताइए जरा। उन सभी को देखिए, प्रधानमंत्री निशान मैं बताऊं कि थोड़ी, ये उनका ट्वीट है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा अंग्रेजी में। यहाँ पर वो यहाँ मौजूद, कृपया मेरे साथ नारा लगाइए। जी अमोद जी, गो अहेड। हाँ, घोष करिए, भारत माता की। जहाँ पर वो यहाँ पे मौजूद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के बीजेपी के समर्थक हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने आ रहे हैं। और उसी के जरिए देश में बीजेपी के जो समर्थक हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो बहुत सोच समझकर उन्होंने किया है और उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी बधाई दिया है, उनको भी शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक नई ऊर्जा के साथ नए ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे और देश की सेवा करेंगे। तो जो एक चर्चा बार बार उठाई जा रही थी, की जा रही थी कि क्या बीजेपी का नेतृत्व कहीं डिमोरलाइज तो नहीं है या बीजेपी को कम सीट मिलने से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो बात अब खत्म होती है। प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि नई सरकार बनाने के लिए वो दृढ़ संकल्प हैं और नई सरकार बनने जा रही है और उसके लिए देश की जनता को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। बीजेपी के इस जीत पे जरूर थोड़ा सा मन कुछ लोगों का दुखी जरूर होगा, कार्यकर्ताओं का, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने एक बड़ा टारगेट फिक्स किया था वो उनको नहीं मिला है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर जितना सीट जीता है, पूरी इंडिया गठबंधन को उतना सीट नहीं आया है। तो इस बात का कहीं न कहीं बीजेपी को संतोष भी है, लेकिन मलाल इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री ने एक टारगेट फिक्स किया था वो टारगेट अब तक पूरा नहीं हुआ। तो ये कहीं न कहीं कचोट मन में है, लेकिन साथ ही सरकार चलाने के प्रति दृढ़ संकल्प है। एनडीए को जो मिल रही है बहुमत, उसको लेकर बीजेपी एक नई ढंग से, एक नए सोच के साथ नई सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। और बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे मानना है कि ये न सिर्फ देश में हमारी सरकार बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि 2 राज्यों में भी आज एनडीए सरकार का गठन हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं निशांत की
आज बीजेपी के मंच पर जहां प्रधानमंत्री बोलेंगे उस मंच पर लिखा हुआ है कि एनडीए सरकार को जो मिल रहा है बहुमत, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने कैमरामैन से वो दिखाना चाहूँगा जो बैनर बना है, प्रधानमंत्री जहां बोलेंगे उसके ठीक पीछे धन्यवाद भारत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, वहां पहले बीजेपी लिखा जाता था। तो ये बीजेपी के स्टैंड में एक बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जहां पहले खड़े होते थे उसमें पीछे कमल होता था, उसमें पीछे बीजेपी लिखी अमोद जी, और मैं देख रहा हूं वहां पर तेलुगु से लिखा गया है, हो रही है वहां पर तेलुगु से लिखा गया है धन्यवाद भारत। जो ऊपर लिखा गया वो तेलुगु से लिखा गया उसके ऊपर। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहाँ न सिर्फ तेलुगु से लिखा गया है, वहाँ तमिल में लिखा गया है, तेलुगु में लिखा गया है, वहाँ बंगाली में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, वहाँ कन्नड़ा में लिखा गया है, वहाँ मलयालम में लिखा गया है, साउथ के हर एक, उर्दू में भी लिखा गया है, साउथ के हर एक भाषाओं में उसमें लिखा गया है धन्यवाद भारत। और ये अपने आप में ये दिखाता है, उर्दू का भी पुट है, उर्दू भी उस बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एनडीए सरकार अब बन रही है और उसके मुताबिक ही बीजेपी अपने आप को तैयार भी कर रही है। दिशा अमोद जी, आप मेरे साथ बने रहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोर्ड हमें जिस बारे में दिखाया था, ये बोर्ड हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको टैली बता दूं, ये आपके सामने टैली है और जो हमारे पास डेटा आ रहा है, देखिए वो कई लास्ट मोमेंट तक चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन जो मेरे पास डेटा आ रहा है अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसके अनुसार बीजेपी 239 है, बीजेपी 239 है, कांग्रेस 99 है, समाजवादी पार्टी 38 है, तृणमूल कांग्रेस 29 है, डीएमके 22 है। सोचिए जरा। और अभी एक ब्रेक। इस वक्त तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, सीधे देखिए बीजेपी दफ्तर से, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, कब तक प्रधानमंत्री जी के यहां पर पहुंचने की उम्मीद है? अमोद जी, यहां पर कब तक प्रधानमंत्री जी के पहुंचने की उम्मीद है? वैसे यूपी में शानदार प्रदर्शन के साथ ही राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीत गए हैं। आज जब राहुल गांधी ने मीडिया से बात करने आए तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप दोनों सीटों में से कौन सी सीट रखेंगे। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा, वो बड़ा रोचक है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मेहनत से इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल गया है। कुल 80 सीटों में से 43 सीटें मिल रही हैं। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन 39 में से 39 सीट जीत रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर इंडिया गठबंधन को 42 में से 30 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में 48 में से करीब 29 सीटें मिल रही हैं। केरल में 20 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल रही हैं। वैसे आपको बता दें कि ये अब तक के आंकड़े हैं जो आगे बदल भी सकते हैं। इन राज्यों में तो इंडिया गठबंधन को भर भर कर वोट मिले हैं, लेकिन दो और ऐसे राज्य रहे जिसे कांग्रेस को अच्छे नंबर दिलाने में बड़ा रोल निभाया। राजस्थान में कांग्रेस को 2014 और 19 दोनों चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस को अकेले 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। हरियाणा में भी 2014 और 19 में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था, लेकिन 2024 में चुनाव में 5 सीटें हासिल की हैं। 2019 के मुकाबले बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। यूपी और महाराष्ट्र ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, लेकिन ऐसे राज्य भी रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को करीब करीब बचा लिया है। अगर इन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता तो बीजेपी को सत्ता से बाहर होने से कोई नहीं बचा सकता था। जिन राज्यों ने बीजेपी को बचाया उसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, क्लीन स्वीप, 29 सीटें बीजेपी के पास गई। गुजरात में बीजेपी को 25 में से 24 सीटें मिली। ओडिशा में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। ओडिशा में कि 21 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने कमाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के लिए बेहतर रहा है, यहां 11 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली है। दिल्ली में बीजेपी अजय रही, 7 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी रहे जहां बीजेपी
ने क्लीन स्वीप किया है। देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप वाले राज्य रहे दिल्ली, यहां बीजेपी 7 में से 7 सीटें जीतती है। मध्य प्रदेश 29 में से 29, हिमाचल प्रदेश 4 में से 4, उत्तराखंड 5 में से 5 सीटें जीतती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट, त्रिपुरा की 2 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट बीजेपी ने जीती है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्लीन स्वीप कर गई है। चंडीगढ़ की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट, मणिपुर की 2 सीट, नागालैंड की 1 सीट, पुडुचेरी की 1 सीट कांग्रेस को मिली है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जिसने अपनी सभी सीटें बीजेपी को दे दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को करीब 60% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 32% वोट। इसी 20 सीट में से 1 सीट विदिशा है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने देश की सबसे बड़ी जीत में से 1 जीत हासिल की। उन्होंने 8,21,408 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। शिवराज सिंह चौहान से हमारे संवाददाता ने बात की, उन्होंने इस विशाल जीत के बाद क्या कहा, आइए देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, और सवाल यही है कि 29 में से 29 सीटें जीत रहे हैं, आपकी भी सबसे बड़ी जीत है। जो प्रॉमिस आपने किया था प्रधानमंत्री से कि 29 कमल के फूलों की माला वो उन्हें भेंट करेंगे, वो आज शायद दिख रहा है। मैं आज गदगद हूँ और किन शब्दों में आभार प्रकट करूँ जनता का। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एमपी के मन में मोदी और उन मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण आज हो रहा है 29 सीटों के रूप में। मन में कसक बाकी थी पिछले चुनाव में कि छिंदवाड़ा हम नहीं जीत पाए थे, इस बार छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। मैं प्रदेश के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। सर, मध्य प्रदेश में तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है बीजेपी की, मगर पूरे देश में देखें जो आपकी बार 400 पार का नारा था, 300 के अंदर एनडीए सिमटता हुआ नजर। 300 पार तो हो ही गई, तीसरी बार एनडीए 300 पार करके सरकार बनाने जा रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व में ही विश्वास का प्रकटीकरण है, श्रद्धा का प्रकटीकरण है। ये चुनाव परिणाम भी तीसरी बार लगातार सरकार बनाना, ये अपने आप में एक चमत्कार है जो मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। सर, अभी भी चर्चा चल रही है कि मामला फंस गया है, नीतीश कुमार से संपर्क किया जा रहा है, उप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो रही है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मामला फंसा हुआ है या सब कुछ क्लियर कट है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। यानी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है सर, सरकार बन रही, कोई सवाल नहीं। एनडीए की जीत पर अमित शाह गृह मंत्री का पोस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, परिणाम पीएम मोदी में जन जन के अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। ये मोदी जी के विकसित भारत के विजन पर जनता जनार्दन का विश्वास मत है। नया भारत इस जनादेश के साथ विकास यात्रा को और गति और शक्ति देने के लिए तैयार है। बीजेपी के 400 पार वाले दावों की उड़ान को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी क्रैश करने का काम किया और यह साबित कर दिया है कि बंगाल की सत्ता और जनता पर उनकी पकड़ न सिर्फ कायम है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत है। इसे समझने के लिए हम आपको सीधे बंगाल के चुनावी रुझान और नतीजे दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन इस बार बीजेपी से उसका जीत का मार्जिन 2 गुने से ज्यादा है। वर्ष 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे 8 सीटों का फायदा होता है। जबकि बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा डेंट हुआ है। उसे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 18 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे करीब 7 सीटों का नुकसान हो रहा है और यह नंबर अब 11 पर पहुंच गया है। इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन भी बंगाल में कोई कमाल नहीं कर पाया। कांग्रेस को पिछले वर्ष के मुकाबले यहां 1 सीट का नुकसान हुआ, यानी एक अकेली ममता बंगाल में सब पर भारी पड़ रही है। उनकी मां, माटी और मानुष वाला फॉर्मूला बंगाल में सुपरहिट रहा। जबकि बीजेपी को संदेश खाली के जिस मुद्दे में सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, उसने बंगाल में बीजेपी के सियासी अरमानों को पूरा नहीं किया। लेकिन आप न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बंगाल को लेकर बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, इतना माहौल बनाया, वहां उससे फायदे की जगह नुकसान क्यों हुआ? बीजेपी ने बंगाल में होने वाली हिंसा को बड़ा मुद्दा बनाया, कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को फेल बताया, लेकिन ये मुद्दा ज्यादा असरदार साबित नहीं होता दिखा। इसी तरह शाहजहां शेख के गुनाहों के शिकार संदेश खाली की महिलाओं को लेकर भी बीजेपी ने अपना गुस्सा दिखाया, इसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। बीजेपी ने बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून को भी गारंटी दी, दीदी को चुनौती दी कि कोई भी सीए रोक नहीं सकता, लेकिन इन तेवरों का भी कोई असर
होता नहीं दिख रहा। साथ ही शिक्षक भर्ती घोटाला और भ्रष्टाचार को भी बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के इन सारे मुद्दों पर ममता बनर्जी का एक फॉर्मूला यानी मां, माटी और मानुष का फॉर्मूला काम कर गया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से करीब 3 लाख वोट से जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी की माधवी लता को हराया। इस जीत के बाद ओवैसी ने कहा कि नफरत की राजनीति हार गई। बीजेपी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए। और अब बात उस महाराष्ट्र की जहां बीजेपी और एनडीए गठबंधन को बड़ा डेंट लगा है और कई सीटें उसके हाथ से फिसल गई हैं। ये समझाने के लिए हम आपको सीधे महाराष्ट्र की सत्ता का नंबर गेम दिखाते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और एनडीए गठबंधन इनमें से सिर्फ 18 सीटों पर जीतता दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 60% से ज्यादा सीटें नजर आ रही हैं। लेकिन यहां अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाने का काम किया है तो वो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार, जिन्होंने इस चुनाव से पहले कई सियासी शूल झेले। कई नेताओं ने साथ छोड़ दिया, पार्टी का नाम चला गया, निशान चला गया, लेकिन वोटर्स और कार्यकर्ता मजबूती के साथ इन दोनों नेताओं के साथ खड़े रहे और इसके प्रमाण महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में दिख रहे हैं। अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा भी है, उसे सिर्फ 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह अजीत पवार की एनसीपी का बमुश्किल खाता खुलता दिख रहा है, जबकि शरद पवार सत्ता वाले चुंबक से 7 सीट अपनी पार्टी की ओर खींचते नजर आ रहे हैं। उद्धव और शरद पवार के अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी बड़ा कमाल किया है और एक तरह से 10 वर्षों के बाद उसका वोट बनवास खत्म हुआ है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से उसे सिर्फ 1 या 2 सीट मिल रही थी, लेकिन इस बार सत्ता की पिक्चर बदल गई है। वर्ष 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। इसके अलावा इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव इलेक्शन में कांग्रेस की सीट एक और कम हो गई, लेकिन इस बार कांग्रेस महाराष्ट्र में डबल डिजिट में सीट जीतती दिख रही है और उसे अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 12 सीट मिल सकती हैं। यानी इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र ने एक गेम चेंजर का काम किया। मेरी बातचीत खाली 2 लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेशा देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। आप भाग दौड़ चल रहे हैं, मैं सुन रहा था, हाथ पांव दौड़ रहे हैं, सबको हाथ पांव दौड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी हार गए।